कमरा रोशनियों से जगमगा रहा था। म्यूजिक की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। काउंटर के पीछे खड़ी लड़कियां मुसलसल हाथों में शीशे के ग्लास सजाती, ऑर्डर लेती और फिर सर झुकाए इनमें ड्रिंक्स उंडेलती। उसका सादा सा नकाब उसके चेहरे को ढांपे हुए था, मगर उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी। आज उसका पहला दिन था। नए माहौल का दबाव, अजनबी नज़रों की सख्ती और हर तरफ बिखरी आज़ादी की बू ने उसे बेचैन कर रखा था। हया, ट्रे तैयार है, टेबल नंबर 5 पर ले जाओ, साथ खड़ी वेट्रेस ने धीरे से कहा। हया ने हाँ में सर हिलाया और नरमी से ट्रे थामी। नाजुक सी उंगलियां कांप रही थीं। वो खुद को पूरा एतमाद जाहिर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जो ही वो टेबल की तरफ बढ़ी, अचानक माहौल में एक अजीब सी खामोशी उभरी। दरवाजे से एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। ऊंचा कद, सख्त चेहरा, आंखों में गुरूर और कदमों में रोब। आलियान खाकवानी। उसकी आमद ने लम्हों में माहौल को बदल दिया। क्लब का अमला फौरन अलर्ट हो गया। वेटर अपनी जगहों पर सीधे खड़े हो गए। चंद लड़कियां नजरें चुराकर मुस्कुराईं, लेकिन आलियान की नजरें किसी को नहीं देख रही थी। वो सीधा बार काउंटर की तरफ बढ़ा। हया की नजरें उस पर पड़ी। वो इसे नहीं पहचानती थी। बस इतना महसूस हुआ जैसे फिजा बोझल सी हो गई हो। वो खामोशी से खड़ी थी जब आलियान ने बगैर कुछ कहे सामने रखा हुआ गिलास उठाया। शायद वो जल्दी में था या शायद ये उसका मामूल था। हया ने दूसरे ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ बेख्तियार इस ग्लास वाले हाथ से टकरा गया जो आलियान ने अभी उठाया था। ओह! हया की सांस रुक गई। ग्लास में मौजूद ड्रिंक छलक कर सीधा आलियान के कीमती शर्ट और उसके चेहरे पर गिरा। लम्हे भर के लिए वो साकित रहा। सारा माहौल रुक सा गया। सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हया के लहजे में खौफ नुमाया था। वो फौरन टिश्यू उठाकर आगे बढ़ी, लेकिन आलियान की आंखों में आग भड़क उठी थी। अंधी हो? वो धाड़ा और अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ हया के गाल पर पड़ा। घड़ी जैसे थम गई। इस जोर से नकाब नीचे गिरा। हया का चेहरा सबके सामने आ गया। मासूम, सादा, मगर आंखों में एक ऐसी लर्जिश थी जो सीधा दिल को चीरने वाली थी। आलियान के हाथ की हरकत रुक गई, जैसे उसने कुछ देखा हो जो उस एक लम्हे में खामोश कर गया हो। हया ने तेजी से नकाब दोबारा ओढ़ा, मगर आंखों से आंसू निकल चुके थे। वो बगैर कुछ कहे पीछे हटी और दौड़ती हुई क्लब से निकल गई। क्लब में अजीब सी खामोशी थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। आलियान की आंखें दरवाजे पर टिकी रही जहां से वो लड़की गायब हुई थी। उसकी सांस तेज हो रही थी। हाथ अब भी वहीं थमा हुआ था। सर, सब ठीक है? बार के मैनेजर ने हिम्मत करके पूछा। आलियान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ग्लास को देख रहा था जो उस लड़की के हाथ से टकरा गया था। उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी, जैसे कुछ बहुत पुराना या शायद अंदर का कुछ उभरा हो। रात गुजर गई, मगर आलियान की आंखों में नींद नहीं थी। उसने बार बार वही मंजर अपनी आंखों में देखा। वो नकाब के पीछे का चेहरा, वो लरसती पलकें, वो आंसू जो बेआवाज थे मगर तेजाब की तरह असर कर गए। नाम क्या था उसका? उसने अगली सुबह अपने मैनेजर से पूछा। सर, उसका नाम हया था। कल ही उसका पहला दिन था, शायद अब नहीं आएगी। उसकी फाइल दो मुझे। मैनेजर ने फाइल ला कर दी। आलियान ने खोलकर तस्वीरें देखी और दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे को रुकी। वही चेहरा, वही नजरों की मासूमियत। उसने फाइल बंद की और कहा, इसे कॉल करो, वापस बुलाओ, जितना कहे तनख्वाह दो। सर, अगर वो ना माने तो उसे मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। वो वापस आनी चाहिए, किसी भी कीमत पर। मैनेजर ने सर झुका दिया। दूसरी तरफ हया अपने कमरे में बैठी थी। माँ को दवा, अस्पताल के बिल और कल रात का थप्पड़, सब एक साथ उस पर हमलावर थे। वो सिर्फ एक दिन के लिए गई थी, सिर्फ काम करने के लिए, और वो नहीं जानती थी कि वो दिन उसके दुनिया ही बदल जाएगा। कमरे की खिड़कियां बंद थी, लेकिन अंदर रोशनी मुकम्मल थी। आलियान सोफे पर बैठा था और सामने टीवी चल रहा था, मगर उसकी आंखें स्क्रीन पर नहीं टिकी थी। उंगलियों में घूमता सिगार बुझ चुका था। मोबाइल कई बार चेक कर चुका था, मगर जिस नंबर का इंतजार था वो नहीं आया। उसने सर झटका, खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की और किचन की तरफ बढ़ा। कॉफी बनानी आती है? उसने मुलाजिम से पूछा। जी सर, अभी बनाता हूँ। रहने दो, खुद बना लूंगा। किचन में दाखिल होकर उसने केतली में पानी डाला, चीनी कम रखी, जैसे कुछ हल्का पीना चाहता हो। 2 चम्मच कॉफी के डालकर उसने केतली बंद की, लेकिन जहन कहीं और था। कमरे में वापस आकर उसने मेज पर फाइल रखी और एक नज़र उस पर डाली। फाइल पर हया फातिमा का नाम दर्ज था। सीवी मुख्तसर था, तस्वीर छोटी सी लगी थी, वहीं सादा पर्दादार चेहरा। मोबाइल बजा। जी बोलें। हमजा। सर, आपने कल कहा था उस लड़की की फाइल निकालने को। हया फातिमा, मैंने HR से बात की है, उसकी फाइल मुकम्मल नहीं थी।
वो बस एक हफ्ते की ट्रायल पर आई थी। राब्ता हुआ? नहीं सर, फ़ोन बंद है। पता चला कहाँ रहती है? एक पुरानी बस्ती में। दुरुस्त एड्रेस नहीं दिया हुआ, बस मेन मार्केट के करीब कोई मकान नंबर दर्ज है। आलियान ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की। उसे ढूंढना है सर, जो कहा है वो करो। कल तक उसका मौजूदा पता मेरे डेस्क पर होना चाहिए। कॉल बंद करके वो फाइल को दोबारा देखने लगा। सुबह होते ही उसने क्लब के मैनेजर को खुद कॉल की। फयाज, जो लड़की कल शाम शिफ्ट में थी जिससे वो छोटा सा हादसा हुआ, तो उसकी वापसी हुई? नहीं सर, ना कॉल आई ना कोई पैगाम। उसके घर का पता दो। सर, जो एड्रेस उसने फॉर्म में दिया है वो अधूरा सा है। मैंने चेक करवाया था, लेकिन वहाँ कोई उस नाम की नहीं रहती। तो फाइंड आउट, कुछ भी करके उसे वापस बुलाओ। क्लब की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से। शाम होते ही आलियान ने ड्राइवर को बुलाया। गाड़ी निकालो और मेन मार्केट जाना है। वो खुद उस इलाके में गया जहाँ वो पता दर्ज था। तंग गलियाँ, छोटे मकान और जगह जगह रुके हुए पानी की बदबू। कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने एक को बुलाया। ये एड्रेस जानते हो? बच्चे ने गौर से देखा, फिर कहा, यहाँ ऐसे नंबर तो है, पर यहाँ कोई हया नहीं रहती। थोड़ी देर में एक बुढ़िया आ गई, शायद गली की शनासा थी। आलियान ने वही सवाल दोहराया। अरे, एक लड़की आई थी कुछ दिन पहले, पर कब गई पता नहीं। उसका पर्दा देखकर सब हैरान थे। किस घर में थी? पता नहीं बेटा, शायद किसी रिश्तेदार के साथ थी। बस कुछ दिन ही नजर आई। मायूस होकर आलियान वापस आ गया। अगली सुबह ऑफिस में हमजा दाखिल हुआ। सर, उस लड़की का पुराना नंबर मिला है जिसने ट्रेनिंग के दौरान एचआर को दिया था। शायद अब भी चलता हो, कॉल करो। हमजा ने डायल किया। कुछ देर बाद फोन बंद हो गया। सर, बंद है। आलियान ने कुर्सी की पुछ से टेक लगाई। अब तुम एक काम करो, इस नंबर पर वॉइस मैसेज छोड़ो। हमजा ने फ़ोन पर रिकॉर्डिंग ऑन की। मोहतरमा हया फातिमा, आपके लिए एक मखसूस और खुसूसी ऑफ़र है। अगर आप काम पर आना चाहें तो बेहतरीन तनख्वाह दी जाएगी। आपकी मर्जी का शोबा भी मुंतखब किया जा सकता है। बराए मेहरबानी जल्द राब्ता करें। आलियान ने सुनकर इस बात में सर हिलाया। यही अल्फाज काफ़ी हैं। अगर वो आना चाहेगी तो आ जाएगी। शाम को वो क्लब गया। कुछ देर बाद काउंटर के पास खामोश खड़ा रहा, उसी जगह जहाँ हया का चेहरा एक लम्हे को जाहिर हुआ था। उसने ग्लास उठाया, खाली रखा और मेज पर रखा। फयाज आया। सर, कुछ लाऊं? नहीं, बस वैसे ही बैठा। कुछ खास तलाश कर रहे हैं? आलियान ने नजरें हटाए बगैर कहा। जो खो गया हो वही तो तलाश करना पड़ता है। कमरे में वापसी पर उसने फाइल दोबारा खोली, हया की तस्वीर पर नजर डाली और जेरे लब बोला, तुम वापस आओगी, मुझे यकीन है, और जब आओगी मैं तुम्हें खुद से जाने नहीं दूंगा। सुबह का वक्त था। आसमान पर हल्की सी रोशनी फैल चुकी थी। ट्रैफिक अभी धीमी थी, लेकिन शहर बेदार हो चुका था। हया ने बस से उतरकर सादा से दुपट्टे को सर पर दुरुस्त किया और ऑफिस की इमारत को देखा। ऊंची शीशे की दीवारों वाली ये इमारत उसे किसी और ही दुनिया की लग रही थी। वो दरवाजे के सामने रुकी, दिल को थामा और अंदर दाखिल हुई। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने उसे देखा और फौरन पूछा, आपका नाम? हया फातिमा, मुझे यहाँ से कॉल आई थी। लड़की ने लिस्ट चेक की, फिर फ़ोन उठाकर कहा, जी सर, वो आ गई हैं। थोड़ी देर बाद एक प्रोफेशनल इंसान आया। गोल फ्रेम चश्मा, सादा सा कोट, हाथ में फाइल। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका ट्रेनिंग सुपरवाइज़र हूँ, आमिर। चलें, मैं आपको ऑफिस दिखा देता हूँ। हया खामोशी से उसके साथ होली। वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से गुजरते हुए वर्क स्टेशन दिखाता रहा और काम के उसूल समझाता रहा। यहाँ का माहौल सख्त ज़रूर है, लेकिन अगर आप मेहनती हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। और हाँ, सर आलियान खुद बहुत मसरूफ़ होते हैं। वो आपके काम को डायरेक्ट नहीं देखेंगे। आपको मेरी निगरानी में काम करना है। आलियान, हया ने नाम सुना, पल भर को रुक सी गई। हाँ, कंपनी के ऑनर। आपका उनसे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होगा। हया ने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया। दूसरी मंजिल पर एक अलग सा कमरा था जिस पर एचआर खुसूसी ट्रेनिंग सेक्शन दर्ज था। आमिर ने दरवाज़ा खोला। ये आपकी वर्किंग स्पेस है। अंदर चंद और नए लोग बैठे थे, सब अपनी स्क्रीन्स में मसरूफ थे। हया ने किनारा पकड़कर एक खाली सीट संभाली। दिन भर उसे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने, सिस्टम समझने और कुछ छोटे छोटे काम करने को दिए गए। दूसरी तरफ आलियान खाकवानी अपने ऑफिस में बैठा शीशे की दीवार के पार देख रहा था। उसके सामने एक बड़ी स्क्रीन पर कैमरा व्यू चल रहा था, वही सेक्शन जहां हया बैठी थी। सर, वो आज से ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। हमजा ने इत्तला दी, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, तुम लोग इसका ख्याल रखो, और हाँ, अगर वो कभी कुछ महसूस करे तो फौरन बताना। जी सर। आने वाले एक दिन में जैसे गुजरने लगे। हया वक्त पर आती, खामोशी से काम करती और खामोशी से चली जाती। आमिर अक्सर उसकी खामोशी को नोट करता। एक दिन पूछ बैठा, आप पहले किसी ऑफिस में काम कर चुकी हैं? नहीं, पहला तजुर्बा है। तो इतनी खामोशी क्यों? यहाँ लोग बोलते भी हैं। ज़रूरत पर ही बोलती हूँ। आमिर ने मजीद सवाल नहीं किए। एक दिन लंच के वक्त ऑफिस कैंटीन में बैठे लड़कों की बातें हया के कानों में पड़ी। सुना है हमारे बॉस का मिजाज बड़ा सख्त है।
کسی نے ان کی گاڑی کے سامنے غلطی سے ہاتھ لگا دیا تو اگلے دن نوکری گئی۔ یار وہ تو پھر بھی کچھ نہیں، میں نے سنا ہے کلب میں ایک لڑکی کو تھپڑ بھی مار چکے ہیں۔ حیا کے ہاتھ میں چمچ رک گیا، وہ لمحے بھر کو ساکت رہ گئی، لیکن پھر نظریں نیچی کر کے کھانے میں مشغول ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک دھڑکا سا اٹھا، لیکن چہرے پر کوئی تاثر نہیں لائی۔ اگلے دن آفس کی لائبریری میں کچھ پرانے ڈاکومنٹس دیکھنے کے دوران ایک فائل ہاتھ لگی۔ اس پر ایک خاکوانی گروپ پرائیویٹ پورٹ فولیو لکھا تھا۔ اس نے بے ساختہ فائل کھولی، اندر کچھ تصاویر تھیں۔ ایک تصویر میں عالیان کسی میٹنگ میں بیٹھا تھا، وہی چہرہ۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس نے فوراً فائل بند کر دی۔ نہیں، یہ اتفاق ہو سکتا ہے، یہ شہر بڑا ہے، لوگ ہم شکل بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی اور کام میں مصروف ہو گئی۔ عامر نے ایک دن باس کو رپورٹ دی، سر حیا بہت تیزی سے کام سیکھ رہی ہے، ہر چیز پر وقت مکمل کر لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو میری موجودگی کا اسے علم نہیں ہونا چاہیے۔ جی سر۔ اس شام حیا نے گھر جاتے ہوئے بازار سے ماں کے لیے دوائی لی۔ چھوٹے چھوٹے اخراجات کو بڑی احتیاط سے سنبھالتی، ایک مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ اب حیا کو آفس آنا آسان لگنے لگا تھا۔ وہ جلدی آتی، کام سے پہلے تلاوت کرتی اور دل جمعی سے دن گزارتی۔ سوموار کی صبح حسب معمول وہ نکلی تھی۔ آفس کے سب افراد اپنی فائلوں، سسٹمز اور میٹنگز میں مصروف تھے۔ حیا بھی اپنی جگہ موجود تھی، ایکسل شیٹس اور رپورٹس ترتیب دے رہی تھی جب عامر اس کی ڈیسک کے پاس رکا۔ حیا، سر عالیان نے تمہیں آفس بلایا ہے فوراً۔ وہ چونکی۔ مجھے؟ کوئی خاص وجہ؟ پتہ نہیں، بس انہوں نے کہا ہے کہ آ کر ملو۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رکی، مگر چہرے پر تاثرات قابو میں رکھے۔ آہستہ قدموں سے وہ اس فلور کی طرف بڑھی جہاں اسے پہلے کبھی جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ ریسیپشن سے گزر کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے عالیان خاکوانی کرسی پر بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں قلم، دوسرا ٹیبل پر رکھے کاغذات پر۔ وہ اندر آئی، قدم سست تھے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ عالیان نے سر اٹھایا اور کہا، بیٹھو۔ حیا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ماحول عجیب سا تھا، کمرے میں مہنگا فرنیچر، دیوار پر پینٹنگز، مگر اس کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ پہچانا نہیں مجھے؟ حیا نے تھوڑا سا سر اٹھایا، پھر یکایک جیسے کچھ سمجھ میں آیا ہو۔ نگاہیں ایک لمحے کو تیز ہوئیں، پھر فوراً جھک گئی۔ آپ وہی ہیں؟ عالیان نے مسکرا کر کہا۔ کافی وقت لگ گیا تمہیں سمجھنے میں۔ وہ خاموش رہی۔ دیکھو، میں اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں، اس دن کا واقعہ، میں چاہتا ہوں تم اسے بھول جاؤ۔ آپ نے بلایا ہے صرف یہ کہنے کے لیے؟ حیا کا لہجہ خشک تھا۔ نہیں، دراصل میں ایک اور بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میرے پاس وقت کم ہوتا ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں کچھ لمحے تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں جو کہ میرے لیے اہم ہے۔ تمہیں اس کے بدلے وہ رقم ملے گی جو شاید تم نے زندگی میں کبھی دیکھی نہ ہو۔ حیا کا چہرہ لمحوں میں سخت ہو گیا۔ کیا مطلب؟ بالکل صاف ہے مطلب، تم اور میں چند گھنٹے ایک خاص جگہ، صرف ہم دونوں۔ تم جتنی رقم کہو کہ میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی، آنکھیں اب جھکی نہیں تھی، سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تو یہ سب اس لیے تھا، آفر، جاب، عزت کا دھوکہ، صرف ایک مقصد؟ عالیان نے کاندھے اچکائے۔ زندگی سیدھی ہوتی ہے، جو چاہے مانگ لیتے ہیں۔ تمہیں نوکری دی، عزت دی، اب بدلے میں بند کرے۔ وہ ایک قدم آگے آئی۔ عزت؟ آپ نے جس دن میرے چہرے سے نقاب کھینچا تھا اسی دن ساری عزت رون دی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں غریب ضرور ہوں مگر بکی نہیں۔ عالیان تھوڑا سا ہنسا۔ سب یہی کہتے ہیں شروع میں، مگر جب پیشکش سامنے آتی ہے تو نظریے بدل جاتے ہیں۔ حیا نے پرس اٹھایا۔ میں یہ نوکری چھوڑ رہی ہوں۔ جس دن انسان کی نظر عورت میں صرف جسم دیکھے وہ دن اس کی زوال کا ہوتا ہے۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ رکی، موڑی اور ایک جملہ پھینکا۔ اپنی بہن کو منہ مانگے پیسے دے کر بیچ سکو گے تو مجھے بھی سمجھانا، شاید اس دن آپ کا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ عالیان کا چہرہ تن گیا، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا مگر کچھ نہ بولا۔ حیا باہر نکلی، سیکرٹری حیران کھڑی تھی۔ عامر سیڑھیوں کے پاس ملا۔ کیا ہوا؟ بتانے کے لائق کچھ نہیں، میں جا رہی ہوں، واپس نہیں آؤں گی۔ نہیں، یہ جگہ میرے لیے نہیں بنی۔ نیچے جا کر وہ بس میں بیٹھ گئی۔ کھڑکی کے کنارے بیٹھے اس نے باہر دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ دوسری طرف عالیان نے میز پر ہاتھ مارا، فائلیں بکھر گئیں۔ وہ کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ ایک اندرونی جھنجھلاہٹ تھی جو لفظوں سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ حمزہ اندر داخل ہوا۔ سر سب ٹھیک ہے؟ نکالو یہاں سے سب۔ جو کام اس لڑکی نے کروایا جا رہا تھا کسی اور کے حوالے کر دو۔ سر، حیا جا چکی ہے۔ ہاں، اب جلدی واپس نہیں آئے گی۔ حمزہ چپ ہو گیا۔ شام کو کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عالیان نے حیا کا پروفائل دوبارہ کھولا، فائل کا آخری صفحہ دیکھا۔ ایک پرانی تصویر تھی جس میں وہ ہاتھ میں کتاب لیے کھڑی تھی، جیسے دنیا سے الگ کسی اور جذبے میں ڈوبی ہو۔
वो तस्वीर देखता रहा और सिर्फ एक बात सोचता रहा, बहन को बेच सको तो मुझे भी समझाना। ये जुमला जैसे उसके जहन में कील बनकर गड़ चुका था। कुछ दिन यूं ही खामोशी से सुस्त गुजर गए। एक सुबह आलियान ऑफिस आया। अभी कुर्सी पर बैठा ही था कि रिसेप्शनिस्ट ने इत्तला दी, सर मिस हया फातिमा आई हैं आपसे मिलने। एक पल को वो साकित हुआ, फिर कहा भेजो अंदर। दरवाज़ा खुला, हया अंदर आई। वो वही सादा सा लिबास पहनी थी, चेहरा थका थका मगर नजरें मजबूत। तुम? आलियान ने चौंक कर कहा। जी, आपकी ऑफर कबूल है। आलियान ने गर्दन सीधी की। ओह, तो आखिरकार तुम भी उस सफ में आ ही गई। खैर, तुम्हारे लिए अब भी मेरी ऑफर खुली है, जितना कहोगे उतने पैसे मिलेंगे। पैसों के लिए नहीं आई। हया ने पर्स खोला और एक पर्ची निकाली। ये अस्पताल का बिल है। माँ को दिल का आर्जा है, प्राइवेट इलाज के बगैर वो जिंदा नहीं बचेंगी। मुझे पैसों से ज्यादा एक मौका चाहिए। आलियान ने कागज थामा, चंद लम्हे उसे देखा। तो मतलब ये है कि तुम माँ की खातिर अपना जिस्म बेचने आई हो? नहीं, मैं शर्त के साथ आई हूँ। क्या मतलब? आपने कहा था आपको चंद घंटे मेरे साथ चाहिए। मेरी शर्त है कि इन चंद घंटों से पहले आपको निकाह करना होगा। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। आलियान ने मेज पर उंगली बजाई, फिर वो तंजिया हंसा। ये नया मोड़ है। निकाह? तुम जैसी लड़कियां तो सीधी बात पर सौदा करती हैं। ये तुम्हें क्या ख्याल आ गया? मुझे गुनाह मंजूर नहीं, चाहे कितनी ही मजबूरी हो। और तलाक? चंद घंटों के बाद आप आज़ाद, मैं आज़ाद। आलियान ने उसकी आंखों में झांका। वहां झूठ, डर या लालच कुछ भी नहीं था। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी। ठीक है, मुझे शर्त कबूल है, मगर याद रखना निकाह के बाद तुम सिर्फ मेरी होगी। जो वक्त मैं चाहूँगा वो मेरे साथ गुजारना होगा। जब तक माँ का इलाज जारी है मैं पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन निकाह सिर्फ इसी मकसद के लिए होगा। बहुत एतमाद है तुम्हें अपने उसूलों पर। इस पर ही जी रही हूँ। आलियान ने फ़ोन उठाया। हमजा, आज शाम मेरे फ्लैट पर ऑफिस के वकील को बुलवाओ, एक निकाह नामा तैयार करवाना है। सर, निकाह? हमजा हैरान रह गया। बस वही करो जो कहा है। कॉल बंद करके वो हया को देखता रहा। तुम वो पहली औरत हो जिसने मेरे उसूलों को चैलेंज किया है, और शायद यही बात तुम्हें मेरे लिए दिलचस्प बना रही है। मैं किसके लिए दिलचस्पी नहीं, सिर्फ एक बेटी हूँ जो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ठीक है, तुम्हारी शर्त पर ये खेल खेलते हैं, देखते हैं अंजाम कहाँ जाता है। फ्लैट की खामोशी रात के सन्नाटे में गुम हो रही थी। निकाह हो चुका था। कानूनी कागजात साइन हुए, गवाहों ने रुखसत ली और हया उस कमरे में खड़ी थी जहां अब उसकी हैसियत सिर्फ एक कागज पर दर्ज थी, बीवी। आलियान ने सूट की जैकेट उतारी और सोफे पर रखते हुए कहा, तो अब हम अकेले हैं, बगैर गवाह, बगैर वकील, सिर्फ हम दो। हया ने दुपट्टा संभाला और पीछे हटी। आप वादा कर चुके हैं। मैंने कहा था पहले माँ का इलाज। आलियान ने कदम आगे बढ़ाया। और तुम निकाह के बाद भी फासले कायम रखना चाहती हो? क्या फ़ायदा है इस रिश्ते का? मैं फ़ायदे के लिए यहाँ नहीं आई। मेरी माँ की जान मेरी अव्वलीन तरजीह है और वो उसके करीब आकर रुक गया। क्या मेरी तरजीह कोई मायने नहीं रखती? आपका इख्तियार अपनी जगह, लेकिन मेरे उसूल अपनी जगह। मैंने शर्त रखी थी, अगर आप पीछे हटना चाहते हैं तो तलाक दे दें, मैं अभी चली जाऊंगी। आलियान ने गुस्से से सोफे पर हाथ मारा। हर बात में सौदा, हर बात में शर्त। तुम समझती क्या हो खुद को? एक बेटी जो अपनी माँ को मरने नहीं देना चाहती। खामोशी कुछ लम्हे गूंजी, फिर आलियान ने फोन उठाया। हमजा, कल सुबह पहली फ्लाइट से माहिर कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाओ और हया की वालदा को शाह मेडिकल अस्पताल में एडमिट करवाने का बंदोबस्त करो। सबसे महंगा पैकेज चार्ज किया जाए। कॉल बंद करके उसने हया की तरफ देखा। ये रहा तुम्हारा इलाज। अब क्या तुम्हें भी बदलना पड़ेगा या नहीं? हया ने नजरें चुरा ली। जो वादा किया है निभाओगी, मगर वक्त से पहले कुछ नहीं होगा। सुबह होती ही गाड़ी अस्पताल की तरफ रवाना हुई। हया के साथ आलियान भी मौजूद था। अस्पताल का वीआईपी फ्लोर तैयार था। 2 नर्सें, खास रूम और कार्डियोलॉजिस्ट पहले से मौजूद था। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा, पेशेंट की हालत नाजुक है, फौरी सर्जरी की ज़रूरत है, मगर रिस्क भी है। हया का दिल लरस गया। क्या वो बच जाएंगी? हम पूरी कोशिश करेंगे। आपने देर की होती तो शायद हम कुछ न कर पाते। आलियान ने अपना बिजनेस कार्ड निकाला और डॉक्टर को थमाया। ये मेरा पर्सनल नंबर है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बराह रास्त कॉल करें। बजट की कोई फिक्र ना हो। डॉक्टर ने सर हिलाया और चला गया। हया इंतजार गाह के बाहर बैठ गई। चंद लम्हे गुजरे थे कि आलियान भी उसके पास आकर बैठ गया। इतनी खामोश क्यों हो? शुक्र करो कि वक्त पर आ गई हूँ। मेरे लिए ये लम्हे कीमती हैं, बोलने के नहीं, दुआ का वक्त है। आलियान ने कुछ देर उसे देखा, फिर खुद भी चुप हो गया। शाम तक माँ की हालत बेहतर होने लगी। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। जब डॉक्टर ने बताया कि पेशेंट अभी सर्जरी के लिए फिट है तो हया की आंखें नम हो गई।
اگلی صبح آلیان نے کہا، اب تم وعدے کے مطابق میرے ساتھ چلو گی؟ حیا نے نظریں جھکا کر کہا، جب تک سرجری مکمل نہیں ہو جاتی اور ماں ہوش میں نہیں آ جاتی میں کسی قدم کا وعدہ نہیں کر سکتی۔ آلیان بھڑک گیا، تم ہر بار نئی شرط کیوں رکھتی ہو؟ کیونکہ میرے جذبات ایک فائل یا سگنیچر کی قیمت پر نہیں بیچ سکتے۔ اور کیا تم سمجھتی ہو کہ میں انتظار کرتا رہوں گا؟ آپ چاہیں تو طلاق دے سکتے ہیں۔ آلیان چپ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا طلاق کا مطلب اس کھیل کا خاتمہ ہے، اور شاید اب وہ اس کھیل کا عادی ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد سرجری ہوئی، کامیاب رہی۔ حیا کی ماں کو ICU میں رکھا گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا اگلے 72 گھنٹے اہم ہیں۔ اس رات حیا نے خود آلیان کو کہا، آپ نے جو کہا میں نے سنا، اب جو وعدہ میں نے کیا وہ بھی یاد ہے، آپ جب کہیں گے میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ آلیان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ چہرہ تھکا ہوا ضرور تھا مگر جذبہ اب بھی واضح تھا۔ کل شام گاڑی تمہیں لینے آئے گی، اور اب کوئی نئی شرط نہ رکھنا۔ نہیں رکھوں گی، لیکن ایک درخواست ہے، مجھے ماں سے ملنے کی اجازت ہو، روزانہ کچھ وقت کے لیے۔ اجازت ہے، بس اب مزید کھیل نہیں۔ کھیل میرے لیے کبھی تھا ہی نہیں۔ آلیان نے اسے اپنے محل نما بنگلے میں لے آیا۔ بنگلے کے اندر سب کچھ مکمل نظم و ضبط کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ کمرے کشادہ، خاموش اور بے حد مہنگے انداز میں آراستہ تھے۔ ایک ملازم نے آگے بڑھ کر کہا، بیگ دے دیں میڈم، میں رکھ دیتا ہوں۔ حیا نے بیگ تھاما رکھا اور نرمی سے منع کر دیا، خود کر لوں گی۔ آلیان نے اسے اوپر کے کمرے کی طرف اشارہ کیا، یہی تمہارا کمرہ ہے، اب تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک بار پلٹی، یہاں؟ کب تک؟ جب تک دل نہ بھر جائے۔ دروازے پر رکتے ہوئے حیا نے نظریں نیچی کر لیں۔ اسے معلوم تھا یہ سوال کا وقت نہیں ہے۔ کمرہ کھلا، اندر ہر چیز موجود تھی، نیا ڈریسنگ ٹیبل، الماری میں کچھ مہنگے کپڑے، جوتے، زیورات، سب کچھ۔ رات کا وقت تھا جب آلیان کمرے میں داخل ہوا۔ حیا بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس نے تسبیح سمیٹی اور کھڑی ہو گئی۔ اب مزید تاخیر کی گنجائش نہیں۔ نکاح ہو چکا ہے، علاج بھی شروع ہو گیا ہے، وعدہ نبھانے کا وقت ہے۔ آلیان نے نرمی سے کہا مگر اس میں اٹل پن تھا۔ جیسا آپ کہیں۔ حیا کی آواز میں تھکن تھی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ سے قدم بڑھائے۔ جب وہ قریب آیا، حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے رخ موڑا لیکن آلیان نے چہرہ تھاما۔ یہ آنسو کیوں؟ شرط تمہاری تھی، میں نے تو مانا۔ مجھے صرف اس لمحے سے خوف ہے جو اختیار کے بغیر طے ہو رہا ہے۔ اب تم میرے نکاح میں ہو، یہ اختیار تم نے خود دیا ہے۔ رات خاموشی میں گم ہو گئی۔ اگلی صبح حیا چپ چاپ کمرے سے نکلی، نیچے کے لاؤنج میں آئی تو ایک ملازمہ ناشتے کا پوچھنے لگی۔ حیا نے جواب نہیں دیا۔ آلیان آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، حیا نے ایک دم کہا۔ واپس؟ کہاں؟ اپنے گھر۔ یہ وہ معاہدہ نہیں تھا جو آپ نبھا رہے ہیں۔ آلیان نے کوٹ پہنتے ہوئے ایک طنزیہ مسکراہٹ دی۔ معاہدے کی تشریح بھی اب تم کرو گی؟ ہم نے چند گھنٹے طے کیے تھے، اب خود کہا تھا کہ نکاح صرف ایک رات کے لیے ہوگا، اب کیوں روک رہے ہیں؟ آلیان نے اس کے قریب آ کر رک گیا۔ کیونکہ ایک رات میں دل نہیں بھرا۔ تو اب کب بھرے گا؟ جب مجھے لگے گا تمہیں چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ ابھی نہیں۔ تو پھر آپ نے جھوٹ بولا؟ نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا مگر وعدے کی مدت طے نہیں کی تھی۔ تم نے نکاح مانگا تھا، میں نے نکاح دے دیا۔ اب تم میری بیوی ہو، اور بیوی کو میں اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں جب تک چاہوں۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، یہ نکاح نہیں قید ہے۔ قید کا انتخاب تم نے کیا، شرط رکھ کر۔ اب اگر یہ پنجرہ لگتا ہے تو خود کو الزام دو۔ حیا کی آنکھوں میں اب بے بسی نہیں، ایک شدید احتجاج تھا۔ آپ مرد ہیں، اختیار رکھتے ہیں، اسی لیے عورت کو بے زبان سمجھتے ہیں۔ مگر ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب خاموشی چیخ بن جاتی ہے۔ آلیان نے کچھ لمحے سے دیکھا، پھر کہا، تم اس وقت چیخو جب تمہاری آواز سننے والا ہو۔ یہاں صرف میں ہوں اور میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے مڑ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ حیا وہیں کھڑی رہ گئی۔ آس پاس کی دیواریں بلند ہو گئیں، در و دیوار جیسے اس کی خاموشی چیخ کر جذب کرتے جا رہے تھے۔ دن بھر وہ کمرے میں بند رہی۔ کھانا آیا لیکن اس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ کھڑکی سے باہر لان میں خاموشی چھائی رہی۔ گارڈز ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ موبائل پہلے ہی آلیان نے رکھ لیا تھا۔ شام کو آلیان واپس آیا تو ملازم نے اطلاع دی کہ میڈم نے کچھ نہیں کھایا، کمرے سے بھی نہیں نکلی۔ وہ کچھ دیر ساکت رہا، پھر خاموشی سے اوپر چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو حیا فرش پر بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ مجھے صرف دعا سے سکون ملتا، اس نے خود سے کہا، آلیان کی موجودگی کا ذکر کیے بغیر۔ اور میرے ساتھ کوئی سکون نہیں ملا؟ آپ کی موجودگی صرف خوف دیتی ہے، تحفظ نہیں۔ آلیان نے دروازہ بند کیا۔ یاد رکھو میں تمہیں کسی اور کے لیے چھوڑنے والا نہیں، نہ میں کسی اور کے لیے آئی ہوں نہ آپ کے لیے، صرف اپنی ماں کے لیے۔ تو اب تم وہ کارڈ بار بار کھیلنا چاہتی ہو؟ نہیں، اب کچھ نہیں مانگوں گی، بس رہائی چاہتی ہوں۔ رہائی تب ملے گی جب میرا دل مانے گا۔
और अभी मेरा दिल नहीं है। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और उस रात फिर एक और पिंजरा वजूद के गिर्द बंद हो गया। बंगले की खिड़की घड़ी रात के 2 बजा रही थी। पूरे घर में सन्नाटा था, सिर्फ एक कमरे से हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। हया दीवार से टेक लगाए बैठी थी, आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। चंद लम्हे पहले आलियान फिर उसके करीब आया था, निगाह का हवाला देकर अपना इख्तियार जताया। वो सिर्फ आंखें बंद करके जब्त करती रही। सुबह के वक्त दरवाज़ा बजा। मुलाजमा ने कहा, मैडम आपके लिए फ़ोन आया अस्पताल से। हया दौड़ी, फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ डॉक्टर की आवाज़ थी, आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। हमने पूरी कोशिश की मगर वो जांबट न हो सकी। हाथ से फ़ोन गिर गया। सांस जैसे रुक सी गई, ज़बान बंद, आंखें खुश्क, जहन खाली। वो बगैर कुछ कहे सोफे पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। आलियान अंदर आया। क्या हुआ? हया ने नज़रें उठाईं। सिर्फ एक जुमला निकला, मेरी माँ अब नहीं रही। आलियान चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर कहा, मैं इंतजामात करवाता हूँ। शाम तक हया को माँ के घर ले जाया गया। जनाजे के लिए सब तैयारियां आलियान के बंदों ने की। मोहल्ले के लोग अफसोस के लिए आए। हया खामोश बैठी रही, कोई आंसू न बहा, कोई शिकवा न किया, बस गहरी खामोशी में डूबी रही। 40वें के दिन जब सब लोग वापस जाने लगे, आलियान एक काली गाड़ी में आया। मोहल्ले के लोग दरवाजे पर खड़े थे। मैं हया को लेने आया हूँ, वो मेरी बीवी है। मोहल्ले की खातून बोली, बेटी अभी माँ के गम में है, कुछ दिन और रुकने दें। आलियान ने संजीदगी से जवाब दिया कि हमारा ज़ाती मामला है, मैं सिर्फ उसे लेने आया हूँ। हया दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। एक लम्हे को अंदर आई, सफ़ेद दुपट्टा संभाला और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं अभी नहीं जाना चाहती। ये फैसला तुम्हें लेने का इख्तियार नहीं। निकाह मेरे साथ है और अब तुम मेरे साथ चलोगी। आप कुछ दिन इंतज़ार नहीं कर सकते? मैं इंतज़ार कर चुका हूँ, अब और नहीं। मोहल्ले की 2 खवातीन ने बीच बचाव की कोशिश की मगर आलियान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। आओ वरना तुम्हारे बारे में सच्चाई बता दूंगा। लोग वैसे ही सवाल उठाते हैं। तुम चाहोगी कि तुम्हारी माँ के जनाजे के बाद तुम्हारी इज्जत भी दफन हो? ये सुनकर हया की आंखों में चमक आई। फिर वो सर झुकाकर खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में दोनों खामोश थे। आलियान ने ड्राइवर को हिदायत दी कि सीधा बंगले पर ले चलो। बंगले के गेट पर पहुंचते ही आलियान ने कहा, यही तुम्हारा मकाम है और अब तुम हमेशा यहाँ रहोगी। हया ने नजरें नीची रखी, अब कुछ रहने को बचा ही नहीं। कमरे में आते ही वो बेड पर बैठ गई। आलियान कमरे में नहीं आया। अगली सुबह वो लाउंज में आई। मुलाजमा ने चाय पेश की। टीवी पर खबरें चल रही थी मगर उसकी नज़रें खाली थी। इस वक्त आलियान ने फाइल हाथ में लिए अंदर कदम रखा। ये जायदाद की ट्रांसफ़र फाइल है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी नहीं हो तो देख लो, ये सब तुम्हारे नाम हो सकता है। बस मुझे तुम्हारा मुकम्मल यकीन चाहिए। यकीन? जो चीज़ ज़बरदस्ती छीनी जाए उस पर इख्तियार नहीं, बोझ कहा जाता है। अगर यही सोच है तो बेहतर है तुम खामोश रहो, वरना मेरे पास ऐसे तरीक़े हैं जो तुम्हारी ये ज़बान बंद कर सकते हैं। हया ने अपनी जगह से उठकर कहा, अगर औरत के पास ज़बान ना हो तो वो सिर्फ जिस्म बन जाती है, और मैं सिर्फ जिस्म नहीं हूँ। आलियान ने गुस्से से फाइल मेज़ पर फेंकी और बाहर निकल गया। बंगले के गेट से निकलने का रास्ता मुश्किल था, लेकिन हया ने रात के वक्त वही वक्त चुना जब सब मुलाजमीन अपने कमरों में बंद हो चुके थे। आलियान शहर से बाहर एक बिजनेस मीटिंग पर था। मौका कमज़ोर ज़रूर था मगर हया के लिए बस यही एक मौका था। उसने पहले से जमा किए गए चंद रुपए, अपना शनाख्ती कार्ड और एक छोटा सा बैग तैयार रखा। दीवार के साथ रखे पौधों के बीच से गुजर कर वो पिछले दरवाजे तक पहुंची जहां चौकीदार अक्सर रात को सोता था। खुशकिस्मती से वो उस रात भी ऊँग रहा था। हया ने दबे कदमों दरवाज़ा खोला और तेज़ी से बाहर निकल गई। सड़क पर कुछ फासले पर एक रिक्शा नजर आया और वो भागती हुई वहां पहुंची। खवातीन के हॉस्टल जाना है, जल्दी ले चले। ड्राइवर ने कुछ पूछे बगैर सर हिला दिया और गाड़ी चला दी। रात को 3 बजे वो एक पुराने हॉस्टल के बाहर पहुंची। मेन गेट पर एक दराज कद औरत मौजूद थी जिसने थके हुए अंदाज में पूछा, किससे मिलना है? मुझे रिहाइश चाहिए आर्जी तौर पर, कुछ दिनों के लिए। औरत ने ऊपर नीचे देखा, फिर अंदर ले गई। फॉर्म भरवाया, किराया लिया और एक छोटा सा कमरा दे दिया। यहाँ सवाल नहीं किए जाते, बस उसूलों की पाबंदी जरूरी है। हया ने शुक्र अदा किया और कमरे में जाकर सांस ली। कई दिनों बाद एक दरवाज़ा ऐसा था जिसके पीछे सुकून का गुमान हो रहा था। अगले 3 दिन वो वहीं रही, किसी से बात न की, बाहर न निकली, सिर्फ खामोशी से बेड पर लेटी रहती या कोने में दुआ करती। एक दिन गेट पर दस्तक हुई। एक लड़की ने अंदर आकर कहा, आपको बाहर कोई मिलने के लिए आया। हया चौंकी, मेरा तो यहाँ कोई नहीं, वो कह रहे हैं पुराने मोहल्ले से हैं, ज़रूरी बात है। हया ने थोड़ा शक से बाहर आई। जैसे ही हॉस्टल के गेट के करीब पहुंची,
एक काली वीगो जीप आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और 2 आदमी फौरन बाहर निकले। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दोनों ने उसे मजबूती से थाम लिया। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, हमें सिर्फ काम करने का हुक्म मिला है। इनमें से एक ने कहा और दूसरे ने दरवाज़ा खोला। हया को ज़बरदस्ती अंदर डाला गया, दरवाज़ा बंद कर दिया गया और गाड़ी तेज़ी से रवाना हो गई। चंद घंटे बाद वो बंगले के तहखाने में थी। ये वही स्टोर रूम था जो आमतौर पर बंद रहता था। छोटा सा कमरा, पंखा तक नहीं था, एक पुराना सोफा और फर्श पर चटाई। आलियान दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में चाबी। तो तुमने भागने की कोशिश की? हया गुस्से से बोली। मैं कैदी नहीं हूँ, अब हो, और अब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि भागने का अंजाम क्या होता है। ये ज़बरदस्ती है, ये सज़ा है। अगर तुम्हें ये कम लगे तो अगली बार तहखाने का अंधेरा हिस्सा भी दिखाया जा सकता है। दरवाज़ा बंद हुआ, ताला लग गया। हया ने दीवार के साथ सर टिका ली, आंखें बंद की, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाह रही हो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। 2 दिन वहीं गुजरे, न बाहर का पता, न वक्त का अंदाज़ा। खाने के वक्त एक प्लेट अंदर रख दी जाती, पानी का जग रखा होता, बाकी सब सिर्फ खामोशी। तीसरे दिन दरवाज़ा खुला, आलियान अंदर आया, हाथ में एक चादर और कपड़ों का जोड़ा। अब तुम बाहर जा सकती हो, मगर याद रखो अगली बार सिर्फ स्टोर नहीं, तहखाना होगा। ये धमकी है? नहीं, तंबी। हया ने कपड़े लिए, खामोशी से बाहर निकली। चेहरा बेरंग, आंखों में नींद का नामो निशान नहीं। बंगले के अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हो चुका था कि यह कैद सिर्फ 4 दीवारी की नहीं, इख्तियार की कैद है। आलियान ने रात के खाने पर उसे बुलाया, मगर वो खामोशी से कमरे में बंद रही। मुलाजमा ने कई बार आवाज़ दी, मगर कोई जवाब न आया। रात गए आलियान खुद आया, दरवाज़ा खटखटाया। अगर भूख है तो खाने का कहो। अंदर से आवाज़ आई, भूख अब सिर्फ आज़ादी है और आपके पास नहीं, तो फिर बर्दाश्त करो, क्योंकि ये घर अब तुम्हारी हकीकत है। आलियान पलटा, दरवाज़ा बंद हो गया। हया ने चादर लपेटी और बिस्तर पर लेटते हुए दीवार को घूरते हुए सोचा, कैद सिर्फ जिस्म की नहीं, जब सोचें बंद हो जाएं तो असल कैद वही होती है। सुबह का वक्त था, सूरज मुकम्मल तौर पर नहीं निकला था। हया पे मामूल बंगले के लॉन में निकली। उस लम्हे गेट के करीब खड़ा गार्ड मुसलसल उसे देख रहा था। वो नज़रें चुरा रही थी, मगर एकदम उसकी नज़र उस पर जम गई। गार्ड ने ढिठाई से आंख मारी और मुस्कुरा दिया। हया पल भर को साकित रह गई, फिर आहिस्ता से उठी, दुपट्टे को दुरुस्त किया और कदम मजबूती से उठाते हुए गेट के पास पहुंची। ये क्या बदतमीजी है? गार्ड ने नज़र नीचे की, लेकिन लहजे में तंज बाकी था। हमने तो कुछ कहा भी नहीं, बस देखा ही तो है। देखने का भी तरीका होता है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए शायद कोई उसूल नहीं होते। गार्ड हंसा। उसूल तो उनके लिए होते हैं जो उसूल पर चलते हैं। वैसे भी जिस औरत को मालिक खुद छुपा कर रखे, वो औरों के लिए और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। हया का रंग फक हो गया। क्या आप बकवास कर रहे हो? गार्ड झुककर बोला, सच कह रहे हैं। अभी साहब का दिल तुमसे लगा हुआ है। जब उकता जाएंगे तब हमारी बारी भी आ सकती है, तब हम भी पूछेंगे, बीवी हो या चीज़। हया ने झटके से थप्पड़ मारा। गार्ड पीछे हटा, चेहरे पर हैरत और गुस्सा। ज़बान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसानों की बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतने में आलियान अंदर से निकल आया, लॉन की तरफ आया। मुलाजिम ने आकर कहा, सर बाहर गेट पर मसला लग रहा है, मैडम गार्ड से उलझ रही हैं। आलियान तेजी से बाहर निकला और जैसे ही मंजर देखा उसके कदम रुक गए। गार्ड अभी भी सीना तान कर खड़ा था और हया उसे घूर रही थी। ये क्या हो रहा है? आलियान की आवाज़ गरजदार थी। हया ने पीछे पलट कर कहा, इस बदतमीज से मुझे तंग किया, ज़बान दराजी की। आलियान ने गार्ड की तरफ कदम बढ़ाया। क्या कहा है तुमने इसे? गार्ड हकलाया, सर हमने तो कुछ खास नहीं कहा, बस वो खुद ही गुस्से में आ गई। आलियान ने आगे बढ़कर गार्ड को गिरेबान से पकड़ा। तेरी औकात क्या है जो मेरी बीवी पर नजर डाले? ज़बान चलाई ना। जोरदार घूंसा गार्ड के चेहरे पर पड़ा, फिर दूसरा, तीसरा। गार्ड लड़खड़ा कर नीचे गिरा, लेकिन आलियान नहीं रुका। लाते, घूसे, थप्पड़ सब उसके गुस्से का निशाना बनने लगे। ये मेरी बीवी है, समझे? बीवी। आलियान चीखा। कोई भी इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं करेगा। बाकी मुलाजमीन दौड़ कर आए। हमजा ने मुदाखलत की, सर बस करें, मर जाएगा। आलियान ने आखिरी बार गार्ड को जोर से धक्का दिया। इसे फौरन यहाँ से निकालो, अभी इसी वक्त। गार्ड को 2 आदमियों ने पकड़ा और गेट के बाहर फेंक दिया। हया चुपचाप खड़ी रही। उसने पहली बार सुना था कि आलियान ने उसे बीवी कहकर सबके सामने मुखातिब किया। ये कोई मोहब्बत या इज्जत का लम्हा नहीं था, सिर्फ गैरत की शिद्दत थी। लेकिन उसी लम्हे में कुछ ऐसा था जो कई दिनों की खामोश धुकों से अलग था। आलियान ने हया की तरफ देखा। वो कहना चाहता था लेकिन जबान बंद रही। वो आगे बढ़ा, हया का हाथ थामा और अंदर की तरफ ले गया। खामोशी में दोनों चलते रहे। कमरे तक आकर वो रुक गया। तुम ठीक हो? अभी हाँ। उसने जो कहा मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो भी हो।
तुम मेरे निकाह में हो, कोई तुम्हें उस नज़र से देखे ये मुझे कबूल नहीं। आपको सिर्फ उस वक्त गैरत याद आती है जब कोई दूसरा बोले, खुद जब दिन रात इख्तियार जताते हैं तब ये रिश्ता याद नहीं आता। आलियान खामोश रहा। वो अल्फाज ढूंढ रहा था मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिश्ता सिर्फ ज़बान से नहीं बनता, अमल से निभाया जाता है। मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद तुम्हें महसूस ना हो लेकिन मैं कर रहा हूँ। एहसास तब होता है जब रवैया बदले, अल्फाज नहीं। आलियान ने गर्दन झुका ली, फिर कहा, आज पहली बार लगा तुम्हें खोना नहीं चाहता। पहली बार आपने ये कहा, बाकी दिनों में सिर्फ मेरी खामोशी से फ़ायदा उठाया। आलियान ने कमरे से निकलते हुए कहा, आज रात तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे सोने नहीं देंगे। दरवाज़ा बंद हुआ। हया ने आंखें मूंद ली। ये पहला लम्हा था जब उसकी आंखों से आंसू किसी तमाशे के बगैर बहे, खामोश, गहरे और शायद मायने खेज। सुबह मामूली से हटकर थी। पिछली रात के वाक़े के बाद वो अब भी खामोशी की चादर ओढ़े बैठी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो कल तक सिर्फ इख्तियार की ज़बान बोलता था, आज वो एक लफ्ज़ बीवी कहकर सब कुछ बदलने पर आमादा क्यों हो रहा था। दरवाज़ा खुला। आलियान अंदर आया, हाथ में सफ़ेद लिफाफा, सादा सा डब्बा। ये ड्रेस है, आज शाम तुम्हारा वलीमा है। हया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या कहा आपने? वलीमा? बाकायदा सबके सामने? शहर के बड़े लोग, मीडिया सब मौजूद होंगे। तुम मेरी बीवी हो और आज ये सबको पता चलेगा। ये सब अचानक क्यों? क्योंकि बहुत कुछ अचानक हुआ है, लेकिन शायद अब वक्त है कि सब दुरुस्त करने का। क्या सब कुछ एक तकरीब से दुरुस्त हो जाएगा? आलियान ने ड्रेस उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं, लेकिन शुरुआत तो हो सकती है। शाम के वक्त वो पूरा बंगला रोशनियों में नहा रहा था। बाहर दर्जनों गाड़ियां पार्क हो रही थी। सिक्योरिटी सख्त थी। अंदर हॉल में फूलों से मुज़य्यन स्टेज तैयार था। मेहमानों का रश लग चुका था। मीडिया, कैमरों के फ्लैशेस हर जगह चमक रहे थे। आलियान रस्मी अंदाज में मेहमानों से मिल रहा था। उसके हाथ में मौजूद फ़ोन बार बार चेक हो रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था मगर हया अब तक बाहर नहीं आई थी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मुलाजमा ने इत्तला दी, मैडम तैयार हो चुकी हैं। हया आहिस्ता कदमों से सीढ़ियाँ उतरी। आज उसने पहना था हल्के सब्ज रंग का महंगा ड्रेस, बारीक काम, सादा मगर शानदार। जेवर बहुत कम, सिर्फ एक नाजुक हार और छोटे झुमके। दुपट्टा सर पर था मगर चेहरा खुला था। उसकी आंखों में उलझन थी और कदमों में हिचकिचाहट। सबकी नज़रें उस पर थीं लेकिन उसकी नज़र सिर्फ आलियान को तलाश कर रही थी। स्टेज पर पहुंचकर वो रुकी। आलियान आगे बढ़ा, हाथ थामने की कोशिश की मगर उसने दुपट्टा मजबूती से संभालते हुए निगाहें नीची रखी। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही। खूबसूरती वक्ती है, रवैया असल पहचान होता है। आलियान ने मुस्कुराकर सर हिलाया। आज तुम्हारा दिल भी बहुत सख्त लग रहा है। दिल पर जो गुजरी है वो अभी बाकी है, वही सख्ती है जो लबों तक नहीं आई। मेहमान आते गए, मुबारकबाद देते गए। आलियान ने हर किसी को यही बताया कि निकाह कुछ दिन पहले हो चुका था, आज वलीमा है। हया खामोश रही, सब कुछ सुनती रही मगर खुद से कुछ न कहा। रात के आखिरी पहर जब मेहमान रुखसत हो चुके, आलियान उसे लेकर कमरे में आई। ये वही कमरा था जिसका कैद खाना बन चुका था। आज वहाँ महंगे गुलदस्ते और खुशबुएं फैली हुई थी। हया ने पर्दा हटाया और खिड़की से बाहर देखा। हॉल के बाहर लाइट्स अब भी रोशन थी। तुम जानती हो ये सब कुछ क्यों किया मैंने? आलियान ने पूछा। शायद अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए। नहीं, शायद तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि मैं वाकई बदलना चाहता हूँ। यकीन जख्मों के बाद नहीं आता, सिर्फ वक्त के साथ आता है। आलियान ने आहिस्ता से कहा, मुझे मौका दो। मैं साबित करना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी जिद नहीं, मेरा फैसला हो। हया ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। जो कुछ तुमने मुझसे ज़बरदस्ती लिया वो तुम्हें कुछ अपनी मर्जी से नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुमने बदलना सीख लिया तो शायद मैं खामोशी से माफ़ कर दूंगी। खामोशी से माफ़? क्योंकि आवाज़ से एतबार नहीं लौटता, सिर्फ अमल से आता है। आलियान ने कुछ कहे बगैर उसके कदमों के पास बैठते हुए सर झुका दिया। ये वो लम्हा था जब ताकत खामोश हो गई और नदामत ने पहला कदम रखा। हया भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। आलियान ने हया के साथ नए तरीक़े से जीना सीखा। वो अब सुबह उसे जगाने की जिद नहीं करता, सिर्फ बेड के किनारे कॉफ़ी रखकर खामोशी से ऑफिस चला जाता। वापसी पर भी कभी फूल, कभी किताब, कभी कोई और छोटी सी चीज़ ले आता जिससे हया का दिन बदल सके।
اس نے اپنے انداز کو سختی سے ہٹا کر نرمی میں ڈھال لیا تھا۔ ایک دن ناشتہ کرتے ہوئے حیا نے نرمی سے کہا، اب آپ کلب نہیں جاتے؟ آلیان نے مسکرا کر جواب دیا، جانے کا دل نہیں چاہتا، جو سکون یہاں ہے وہ اور کہیں نہیں۔ آپ بدل گئے ہیں، تبدیلی مجبوری میں نہیں احساس میں آئی ہے۔ تم نے جو آئینہ دکھایا تھا میں نے خود کو پہلی بار صحیح دیکھا۔ حیا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پوچھا، اگر میں نہ بدلتی تو آپ بھی بدلتے؟ شاید نہیں۔ تمہاری ضد، تمہاری خاموشی اور تمہاری نظریں، سب نے میرے اندر کی آواز جگا دی۔ کچھ دن بعد جب حیا نے ڈاکٹر کی رپورٹ آلیان کے سامنے رکھی تو وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک لمحے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ پریگننسی؟ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ جی 2 ماہ ہو گئے۔ آلیان نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شکریہ، تم نے مجھے ایک نیا رشتہ دیا۔ میں ڈری ہوئی ہوں، ماں بننا اتنا آسان نہیں۔ میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں گا، یہ وعدہ اب زبانی نہیں عملی ہوگا۔ ڈاکٹرز کی ہدایات، وقت پر چیک اپ، متوازن غذا، آرام۔ آلیان نے ہر چیز کو سنجیدگی سے لیا۔ اب وہ آفس کا وقت بھی محدود کرنے لگا۔ اس کی ہر ترجیح اب حیا اور آنے والا بچہ تھی۔ 9 ماہ گزر گئے۔ ہسپتال میں جب نرس باہر نکلی اور خوشخبری سنائی، آلیان کے چہرے پر جو روشنی تھی وہ شاید اس کی پوری زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، اور ساتھ ایک ننھی سی بیٹی۔ وہ بیک وقت حیران اور جذباتی ہو گیا۔ جڑواں بچے؟ نرس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جی، رومن اور آئزل دونوں صحت مند ہیں۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو حیا کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تم نے مجھے دیا، ایک مکمل گھر۔ یہ صرف میرا نہیں، ہمارا ہے۔ آلیان نے ننھے رومن کو ہاتھ میں اٹھایا اور دھیرے سے کہا، یہ ہاتھ کبھی تم پر نہیں اٹھیں گے، کبھی نہیں۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ وعدہ صرف بچے سے ہے یا مجھ سے بھی؟ تم سے سب سے پہلے۔ مہینے گزرتے گئے، رومن کی ہنسی اور آئزل کی کلکاریاں پورے بنگلے کو جلا دیتی۔ آلیان اب شوہر نہیں، ایک مکمل باپ بن چکا تھا۔ آفس کی میٹنگ روم میں بچوں کی تصاویر فریم رکھوا دی تھی۔ ہر میٹنگ کے بعد ان پر ایک نظر ضرور ڈالتا۔ ایک دن حیا لان میں بیٹھی بچوں کے کھلونے سمیٹ رہی تھی کہ آلیان آیا۔ ایک کپ چائے ہاتھ میں، دوسرا اس کے لیے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کبھی یقین نہیں آتا، یہی وہ جگہ ہے جہاں صرف میں مہمان تھی، اب یہاں ہر دن اپنا لگتا ہے۔ تم مہمان نہیں تھی، صرف قیدی بنی رہی تھی، اب تم مالک ہو، دل کی اور اس گھر کی بھی۔ کیا واقعی؟ یا یہ سب وقت کی مار ہے؟ آلیان نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ وقت کا اثر نہیں، تمہاری موجودگی کا نتیجہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ غلط نہیں تھا، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست سمت ہے۔ حیا نے دھیرے سے پوچھا، اگر میں ان دنوں میں چلی جاتی تو شاید میں بھی کھو جاتا۔ تم نے مجھے سنبھالا جب میں خود کو نہیں پہچانتا تھا۔ شام کو جب بچے سو رہے تھے، حیا نے کمرے میں آ کر دروازہ کھولا۔ اس میں وہ قرآن رکھا تھا جو اس نے اسٹور روم میں پڑھا تھا۔ دھیرے سے نکالا، آنکھوں سے لگایا اور بولی، یا اللہ، یہ سب تیری طرف سے تھا، آزمائش اور اس کا صبر۔ آلیان نے پیچھے سے آ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جیسے اندھیرے کے بعد روشنی واپس آئی ہو۔ روشنی تم ہی تھی، بس میں نے دیر سے پہچانا۔ یہ نئی زندگی اب ان دونوں کے لیے وہ دروازہ تھی جو زبردستی سے نہیں، اختیار سے کھلا تھا، اور اندر جو رشتہ تھا وہ محبت کے ساتھ بندھا تھا، مکمل، سچا اور اٹل۔